चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। अधिगम के PYQs का ये लास्ट सेशन है। 200 नंबर तक ने हम 200 तक हमने कर लिया था, 201 से बचा है। ठीक है, चलिए 201 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक बालक कक्षा में इसलिए अनुपस्थित रहता है कि उसके माता पिता उसे गृह कार्य नहीं देते हैं तथा उसे अपने निजी कार्यों में लगाते हैं। इसका प्रमुख कारण माना जाएगा अशिक्षित समाज का होना, बी शिक्षा के महत्व को न जानना, अभिभावक का अशिक्षित होना, और ये सभी, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी ये सभी, है ना। अशिक्षित समाज का होना, शिक्षा के महत्व को नहीं जानना और अभिभावक का अशिक्षित होना भी उसका कारण है कि वह उसे स्कूल के कार्य न देकर क्या कर रहा है, अपने निजी कार्यों में बच्चों को लगा देते हैं। चलिए 202 नंबर का प्रश्न। 202 नंबर का प्रश्न, एक बालक विभिन्न प्रकार के लोकगीतों को सरलता से सीख जाता है जबकि उसको कक्षा में सीखने में कठिनाई होती है। इसका प्रमुख कारण है सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेम होना। सही बात है ना। सभ्यता एवं संस्कृति से लगाव, तो ये भी है कहीं ना कहीं। तो ए और बी जो है वह दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पास सही हो जाएंगे। ठीक है, स्थान का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो 202 नंबर का क्या है, सी ऑप्शन सही होगा कि बालक जो है वह लोकगीत को क्या हो जाता है, सरलता से सीख जाता है क्योंकि वह सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेम करता है और संस्कृति और सभ्यता से क्या है, उसको लगाव भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 203 नंबर का। जलवायु एवं स्थान के आधार पर अधिगम का प्रभावित होना सम्मिलित किया जा सकता है। जलवायु एवं स्थान के आधार पर मनोवैज्ञानिक कारकों में नहीं, सामाजिक कारकों में, इसमें भी नहीं, पर्यावरणीय, है ना। तो ये क्या है, एक पर्यावरण का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पास सही हो जाएगा। जलवायु एवं स्थान के आधार पर अधिगम जो है वह प्रभावित कहाँ होगा, तो पर्यावरण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 104 नंबर का। 104 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। यह कथन किसने दिया है? ठीक है, इस कथन को किसने दिया है? गुड ने, कैज ने, रॉन्क ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बहुत ही सरल है। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर जो है, इस कथन को किसने दिया है? तो गुड ने इस कथन को कहा है। गुड ने कहा है कि आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक जो है, तत्कालिक है ना, स्थिति ही हमारी सूझ को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इसको कहा है गुड ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 105 नंबर का। व्यवहारवाद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो व्यवहारवाद को पढ़े होंगे तो बता पाएंगे। ठीक है, तो व्यवहारवाद को जानने से पूर्व सबसे पहले आप जान रहे होंगे कि जे.बी. वाटसन, ठीक है, जे.बी. वाटसन जो है वह व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं, है ना। और जे.बी. वाटसन कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो जे.बी. वाटसन जो है वह कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। ठीक, व्यवहारवाद के जनक पूछेगा तो जे.बी. वाटसन है, और वह कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 206 नंबर का। तो 206 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक थे।
अभी अभी जस्ट बताया हूँ, है ना। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जेबी वाटसन है। तो उसके समर्थक भी जेबी वाटसन होंगे। ठीक है, तो 206 नंबर का सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन जो है वह सही है। चलिए अगला है 207 नंबर का प्रश्न। तो 207 नंबर क्या कह रहा है कि संरचनावाद के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है। संरचनावाद, तो संरचनावाद के जनक कौन है? ठीक है, इस प्रश्न, चलिए विलियम वुंट, ग्रीन, ली, कौन है संरचनावाद के जनक? तो संरचनावाद के जनक कहलाते हैं विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट जो है वह संरचनावाद के जनक है। तो इनका ही सर्वाधिक योगदान माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 208 नंबर का। तो 208 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि वुंट ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस सन में स्थापित की? विलियम वुंट ने, है ना। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक किस सन में स्थापित किया है? 1875, 1877, 1885 और 1888। चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या है? तो ए है 1875 में विलियम वुंट ने, है ना, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 209 नंबर का। 209 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन, स्पीयरमैन कौन है? द्विबुद्धि, है ना, दो प्रकार के बुद्धि के जनक है। बालक की बुद्धि का अधिगम विकास किस उम्र में होता है? ये बोला है। स्पीयरमैन के अनुसार बालक की बुद्धि का अधिगम किस वर्ष में होता है? 109 नंबर। तो बालक की बुद्धि का जो अधिकतम विकास है ना, सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होता है? तो किशोरावस्था में। और किशोरावस्था कहाँ दिख रहा है? तो किशोरावस्था हमें दिख रहा है डी ऑप्शन में। ठीक, 14 से लेकर 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 210 नंबर। 210 नंबर में बोल रहा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि कोई किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसने दिया है? ठीक है, चलिए किशोरावस्था को सबसे कठिन काल किसने कहा है? संघर्ष तनाव का काल कहा है ना, बड़े दबाव का काल भी कहा है। तो किसने कहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? किलपैट्रिक, किलपैट्रिक साहब ने कहा है कि किशोरावस्था जो है वह बड़े तनाव, दबाव और कठिन काल है। ठीक है, अगला प्रश्न 211 नंबर का। 211 नंबर प्रश्न में विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता होती है। विशेष बालक में, है ना। तो विशेष बालक में, विशिष्ट बालक में कौन सी विशेषता होती है? मानसिक न्यूनता से ग्रसित होते हैं क्या? नहीं, ये तो सरासर गलत है। ठीक, प्रतिभाशाली बालक है, हाँ ये तो सही है, प्रतिभाशाली बालक है। साधारण बालक से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक है, ये भी सही है। ठीक, मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बालक मंद बुद्धि की अपेक्षा तीव्र होता है, ये बोला जा रहा है। तो मंद बुद्धि की अपेक्षा तो तीव्र होता ही है, लेकिन सबसे सुटेबल आंसर क्या है यहाँ पर? देखिए, विशिष्ट बालक को प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है विशेषता। विशेषता क्या है? तो विशेषता है उसका व्यवहार, उसका गुण, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, हमें विशेषता पूछा जा रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। और विशेषता के कारण ही क्या है? गुण और व्यवहार के कारण ही तो हम उसको विशेष बालक कहेंगे ना। चलिए अगला प्रश्न 212 नंबर का। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, प्रतिभाशाली, है ना, फिर से वही है प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? तर्क करते हैं,
स्मृति अच्छी होती है, कल्पनाशील भी होते हैं, आदि मानसिक तत्वों का विकास। ठीक, ये तो रहेगा ही। तो ये ऑप्शन तो सही है। ठीक, यह ऑप्शन सही है। उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ, उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होंगे, क्योंकि सारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, है ना। दूसरों का सम्मान भी करते हैं, चिढ़ते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी सही है, क्योंकि दो सही है तो तीसरा तो सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न है 213 नंबर का। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल प्रतिभाशाली बालक। देखिए केवल बोला है ना, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, इनमें से सभी। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत सभी बालक आते हैं ना, पिछड़े, विकलांग, ठीक है, दिव्यांग बोलते हैं, समस्यात्मक, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि बालक, ये सभी क्या है, विशेष बालक की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न 214 नंबर का। शारीरिक रूप से अक्षम, है ना, शारीरिक रूप से दिव्यांग है बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? अभी अभी पढ़े हैं, है ना। तो किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली, विकलांग, समस्यात्मक या पिछड़े बालक? ठीक है, तो 214 नंबर का, तो वो तो शारीरिक रूप से क्या है, दिव्यांग है, विकलांग है ना। अभी ये नहीं आता है। ठीक है, इसकी जगह में क्या देना था? दिव्यांग देना था। ठीक है, तो विकलांग और दिव्यांग दोनों दे सकता है। चलिए अगला प्रश्न है 215। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसने कहा है? ठीक, इस कथन को किसने कहा है? तो इस कथन को कहा है टर्मन एवं ओडम ने। ठीक है, इस कथन को किसने कहा है? तो टर्मन एवं ओडम ने इस कथन को कहा है कि जो बालक हैं, है ना, प्रतिभाशाली बालक है, वो मंद बालक या किसी भी औसत बालक से, है ना, वो क्या होते हैं? व्यक्तित्व गुणों में उच्च होते हैं, विद्यालय में उनकी उपलब्धि होती है, सूचनाओं को अच्छी तरह से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और सभी कार्यों में क्या लेते हैं? रुचि लेते हैं। यह परिभाषा जो है वह किसका है? तो टर्मन और ओडम का है। चलिए अगला प्रश्न 216। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालयी जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन है। अब देखो यहाँ पर पिछड़े हुए बालक के लिए बोला जा रहा है ना, कि विद्यालय जीवन में ऐसे बालक हैं जो अध्ययन काल के समय, मतलब अपने ही अध्ययन काल, जैसे 5वीं पढ़ रहा है और 5वीं का, तो अध्ययन के काल के मध्य अपनी आयु के कम, यानी कि कक्षा चौथी के नीचे कक्षा के उस कार्य को नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे बालक का यह कथन किसने बोला है? ठीक, तो इस कथन को किसने बोला है? 216 का, तो इसे कहा है बर्ट ने। इस क्वेश्चन का आंसर है बर्ट ने कहा है कि पिछड़े हुए बालक वह बालक होते हैं जो अपनी एज के अनुसार, है ना, अपने छोटे मतलब अपने से कम उम्र के सवालों को, मतलब कक्षा के सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा है बर्ट ने। चलिए अगला प्रश्न है 217। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? अब प्रतिभाशाली बालक, तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर 90 और 100 के बीच में कौन होता है? 90 जो है वह आएगा ही नहीं, है ना, तो एलिमिनेशन कर दो। 90 आएगा नहीं, 100 भी नहीं आएगा, क्योंकि औसत बालक की श्रेणी में आ जाएगा फिर, है ना। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कर दिए। अब बचे दो, ए और सी। ठीक है, तो अब यहाँ से बताना है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली,
ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं 120 को, तो 120 को कहते हैं प्रखर बुद्धि। फिर उससे आता है क्या, प्रतिभाशाली। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिभाशाली, और 120 में क्या आते हैं तो प्रखर बुद्धि के बालक आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 218 नंबर, जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं, यह कथन है। इस कथन को किसने कहा है? चलिए 218 नंबर का, तो इस कथन को कहा है जॉन डीवी ने। जॉन डीवी का कथन है कि जो बालक कक्षा में विशेष योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 219 नंबर का, चोरी झूठ व क्रोध करने वाला बालक है। क्या बालक है? चोरी झूठ और क्रोध करने वाले बालक को हम क्या कहेंगे? समस्या से ग्रसित है, समस्यात्मक बालक है। हाँ, क्या बोलते हैं? चलिए अगला प्रश्न है 220, जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है, यह कथन है। तो किसने कहा है कि 85 से कम होगा तो उसे हम पिछड़े बालक की श्रेणी में कह सकते हैं? तो इसे कहा है बर्ट ने। ठीक है, बर्ट ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि के बालक कहते हैं, यह कथन किसका है? चलिए इस कथन को किसने कहा है? तो इस कथन को कहा है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा बुद्धि लब्धि में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका प्रश्न एक न एक एग्जाम में आता ही आता है। चलिए अगला प्रश्न 222 नंबर का, एक व्यक्ति जिसमें इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त कह सकते हैं, यह कथन किसका है? तो इस कथन को किसने कहा है? तो इस कथन को कहा है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, इस कथन को कहा है क्रो एंड क्रो ने। चलिए अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, यह कथन है। चलिए इस कथन को बता दीजिए। इस कथन को किसने कहा है? चलिए 223 नंबर का जो सही आंसर है उसे कहा है वीटी ने। ठीक है, यह कथन वीटी ने कहा है। वीटी ने कहा था कि 80% जो है प्रतिभाशाली बालक में है ना, 80% धैर्य होता है, 96% अनुशासन होता है और 58% मित्र बनाने की इच्छा होती है। ठीक है, ये कहा है वीटी ने। अगला प्रश्न 224 नंबर, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र से निकल जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। क्या होता है? मेंटल एज बटे, है ना, उसका वास्तविक एज क्रोनोनिकल एज गुणा 100। ठीक, रख देंगे यहाँ पास। तो उसका मानसिक आयु कितना है? तो 15 है और वास्तविक आयु 12 है, गुणा 100 से गुणा कर देंगे, कटा देंगे, कितना हो जाएगा? तो 12 को 3 से कटाते हैं, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, 4 से कटाएंगे, 4 एक कम और 4 पच्चीसम 100 और 25 गुणा 5 बच गया। तो 5 गुणा 25 कितना होगा?
25 पंचे 125, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रकार हैं। अधिगम के कौन कौन प्रकार बताना है, ठीक है। ज्ञानात्मक अधिगम होता है, गामक अधिगम होता है, संवेदनात्मक अधिगम होता है, या ये सभी जो है वह अधिगम के प्रकार हैं। चलिए 25 का सही आंसर बताइए। तो ज्ञानात्मक अधिगम ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। गामक अधिगम भी नहीं होता है, संवेदनात्मक अधिगम ये होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संवेदनात्मक अधिगम। चलिए 226 नंबर प्रश्न, 226 नंबर प्रश्न में है, सॉरी यहाँ पर करेक्शन कीजिए, संवेदनात्मक नहीं होता है, गामक अधिगम होता है, ठीक है। क्या होता है, गामक अधिगम होता है, ज्ञानात्मक और संवेदनात्मक नहीं होता है, ठीक है। गामक अधिगम होता है, अधिगम जो है वह गामक रहता है। चलिए 226 नंबर प्रश्न, तो 226 नंबर प्रश्न में प्रारंभिक कक्षा में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में क्या करते हैं, बच्चे को क्या किया जाता है, करके सीखने के लिए दिया जाता है ना, करके सीखने के लिए दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 227 नंबर, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से, या परिणाम के नियम से। चलो बताओ, जो भी है ना, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात करते हैं, यह संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह है हमारे आत्मीकरण से, है ना, आत्मसातकरण से, ठीक है, आत्मीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ये होगा प्रत्यक्षात्मक सीखना, प्रत्यक्ष रूप से हम सीख रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 229, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। तत्परता के कारण, है ना, हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर रहेंगे तो क्या करेंगे, उस कार्य को शीघ्र सीख जाएंगे, है ना, धीरे धीरे थोड़ी सीखेंगे, शीघ्र सीखेंगे। चलिए अगला प्रश्न 230, अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, या प्रशासनिक वातावरण। तो अधिगम, है ना, अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक कारण, है ना, मनोवैज्ञानिक कारण ही है जो अधिगम में, है ना, अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पर तो कक्षा का पूछा है तो मनोवैज्ञानिक वातावरण ही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 231, मंद बुद्धि बालकों में अधिगम स्थानांतरण मंद गति से होने के कारण माना जाता है। बुद्धि लब्धि का अभाव, स्मृति का अभाव, ए और बी दोनों। तो 231 नंबर का क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, है ना। मंद बुद्धि बालक में अधिगम स्थानांतरण अगर मंद गति से होने लगेगा तो उसकी बुद्धि लब्धि में कमी रहेगी, है ना, स्मृति, है ना, याद करने की क्षमता में कमी हो जाएगी। तो दोनों ही क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न 232 नंबर का, अधिगम स्थानांतरण के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण देना चाहिए। अधिगम स्थानांतरण के लिए, है ना, शिक्षक द्वारा छात्र को कैसा प्रशिक्षण देना चाहिए, सामूहिक, पृथक रूप से, या रुचि के आधार पर, या बुद्धि लब्धि के आधार पर। चलिए अधिगम स्थानांतरण के लिए, है ना, तो अधिगम स्थानांतरण के लिए हम क्या देंगे, पृथक रूप से क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, ठीक है। कैसा देंगे, पृथक रूप से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 233,
शिक्षक को उचित स्थानांतरण के लिए सर्वप्रथम जागृत करना चाहिए। छात्रों को छात्रों के पूर्व ज्ञान को, छात्रों के पूर्व अनुभवों को, या ए और बी दोनों। तो शिक्षक को है ना उचित स्थानांतरण करने के लिए छात्र के पूर्व ज्ञान का क्या होना चाहिए, पूर्व ज्ञान को है ना उजागर करना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 234 नंबर प्रश्न है, ऋणात्मक स्थानांतरण को रोकने का उपाय है। ऋणात्मक है ना विपरीत, तो भ्रमपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान देना, अभ्यास करना, प्रशिक्षण प्राप्त करना, या मानवीय मूल्यों का विकास करना। चलिए 234 नंबर, तो क्या करेंगे, भ्रमपूर्ण जो भी परिस्थिति है ना उन पर ध्यान देने की बात है। ठीक है, तभी क्या कर सकते हैं, जो ऋणात्मक स्थानांतरण है, पूर्व सीखे गए ज्ञान है ना, उसको आगे सीखे गए ज्ञान में वह जोड़ पाएगा। ठीक है, तो इस पर उसको क्या करना चाहिए, सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 235 नंबर, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है, भाव, संवेग, अनुकरण, या सहयोग। चलिए, तो व्यक्तित्व व्यक्तित्व कैसे पहचानेंगे, जब कोई बालक जो है वह किसी का सहयोग कर रहा है तभी तो हम कहेंगे ना कि ये बालक अच्छा है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है। कि अनुकरण नकल करने पर कहेंगे, नहीं कहेंगे, है ना, भाव से तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो उसके सहयोग को देखकर हम पता लगा लेंगे कि इसका व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो सहयोग है। ठीक, अगला प्रश्न 236 नंबर, चलिए इस प्रश्न को देखिए कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत के बारे में बोल रहा है, तो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सिद्धांत के देखो यहाँ पर अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक है ना, तो अधिगम व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो व्यवहारवाद के जनक तो हमें पता है जे.बी. वाटसन है, लेकिन यहाँ पर व्यवहार के सिद्धांत के बारे में बोल रहा है ना, तो सिद्धांत के जनक, सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कौन है, तो क्लार्क हल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 237 नंबर, 237 नंबर प्रश्न में अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है, तो मुख्य आधार है लक्ष्य, है ना, कोई भी लक्ष्य होगा तभी तो हम कहेंगे, कोई भी आधार बनाना होगा ना, लक्ष्य बनाना होगा। ठीक है, तो अधिगम की प्राप्ति की क्या होनी चाहिए, उत्कृष्ट इच्छा सॉरी लक्ष्य प्राप्ति की क्या होनी चाहिए, उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए। चलिए 238 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, या समस्यात्मक, या सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सभी बालकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो तीनों ही सही थे। चलो अगला प्रश्न है 239 नंबर, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, शिक्षण विधि, पाठ्यवस्तु, या सहपाठी। तो सहपाठी तो सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए अधिगम के लिए, है ना, जैसे हमें किसी चीज़ को सीखना है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी मोटिवेशन की। ठीक, किसकी होगी, मोटिवेशन की, और मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 240 नंबर, समंजन की प्रक्रिया है। समंजन, ठीक है, गतिशीलता, स्थापन्न, स्थिर, या मानसिक। तो समंजन की प्रक्रिया क्या है, गतिशील है। समंजन की प्रक्रिया को कैसी मानी जाती है, तो गतिशील मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न 241 नंबर, अधिगम का मुख्य नियम है।
अधिगम का मुख्य नियम है आत्मीकरण, मनोवृत्ति, तत्परता या बहुप्रतिक्रिया। मुख्य नियम में कौन आता है अधिगम के? तो अधिगम के मुख्य नियम में आता है तत्परता। ठीक, क्या आता है? तत्परता। अब तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम है ना, ये आता है। तो 3 नियम मुख्य में आते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 242। सीखने का स्थानांतरण तब संभव होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ या हानि पहुंचाता है। यह कथन है, इस कथन को किसने कहा है? डीज ने, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने या ग्रीन ने? चलिए, तो इस कथन को कहा है डीज ने। ठीक है, डीज ने कहा है कि सीखने का स्थानांतरण तब संभव होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा उसका निष्पादन है ना दूसरे कार्य के सीखने और निष्पादन में लाभ पहुंचाए। ठीक है, तो यह कथन कहा है डीज ने। अगला है स्थानांतरण के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है। स्थानांतरण के लिए है ना स्थायी अधिगम, रुचि, अभिवृत्ति या अवधान। तो क्या होना चाहिए? स्थायी अधिगम का होना आवश्यक है। ठीक है, कैसा अधिगम होना चाहिए? तो स्थायी अधिगम। चलिए लास्ट प्रश्न। चलिए अधिगम सेशन का ये लास्ट प्रश्न है 244। तो 244 प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के लिए अधिगमकर्ता में योग्यता होनी चाहिए। अधिगम स्थानांतरण के लिए है ना अधिगमकर्ता में कैसी योग्यता होनी चाहिए? कौशलात्मक होना चाहिए, वर्णनात्मक होना चाहिए, संज्ञानात्मक होना चाहिए या सही स्थिति की चयन करने वाला होना चाहिए। चलिए बताइए 244 नंबर का। तो अधिगम स्थानांतरण के लिए है ना मतलब कि पहले सीखे हुए ज्ञान को वह अभी सीखे हुए ज्ञान में उपयोग कर रहा है, मतलब सही स्थिति में उन पुराने सीखे हुए को क्या करना चाहिए? उसको उपयोग में लाना चाहिए, मतलब सही स्थिति का चयन उसको करने आना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? अधिगमकर्ता की योग्यता कहेंगे। ठीक है, तो ये योग्यता होनी चाहिए कि सही स्थिति का वह चयन कर सके। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा सेशन जो है वह समाप्त हो गया अधिगम का। इसके बाद हम विशिष्ट बालक वाले PYQs करेंगे।